तो जय हिंद दोस्तों। देखिए मैं आपको पहले ही बता दूं कि अगर आप मैट्रिक में अर्थात क्लास 10th में हैं और दोस्तों आप 2025 में जा रहे हैं बोर्ड एग्जाम देने, तो इस वीडियो से आपको 6 से 7 नंबर आसानी से मिल सकता है। इसलिए ये वीडियो आपके लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो देखिए जो आपका गोदली का चैप्टर नंबर 1 है, जो कि है श्रम विभाजन और जाति प्रथा, जिसके लेखक डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी है, इसके दोस्तों जितने भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न हैं उसको दोस्तों इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं। और इसमें हम आपको बता देंगे कुल मिलाकर 47 को ऑब्जेक्टिव दिया है। और किस में दिया है तो देख लीजिए दोस्तों, टारगेट में दिया है। इसको कवर कराएंगे वो अच्छी बात है, लेकिन टारगेट से हम कवर कराने वाले हैं, यह सबसे महत्वपूर्ण बन जाता है। इसलिए वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण बन जाता है। और इसमें हम बता देंगे 47 ऑब्जेक्टिव में कौन कौन ऐसे ऑब्जेक्टिव है, यानी कि कौन कौन ऐसे सवाल है जो आपके एग्जाम में पूछ सकता है। इसीलिए वीडियो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी करते हुए हम अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इस चैप्टर का दोस्तों सबसे पहला सवाल है कि बुद्धिज्म एंड कम्युनिज्म किसकी रचना है। तो याद रखिएगा दोस्तों, भीमराव अंबेडकर जी का रचना है। इस बात को आप लोग अच्छे से याद रखिएगा, यह प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। देखिए भीमराव अंबेडकर जी जो थे, यह ज़्यादातर अपने रचना जो है अंग्रेजी में ही यानी कि इंग्लिश में ही किए हैं, हिंदी में नहीं किए हैं। तो देखिए बुद्धिज्म एंड कम्युनिज्म, लग रहा है कि नहीं कि इंग्लिश वाला है, तो इंग्लिश वाला अगर बात हो तो याद रखिएगा उसका आंसर सदैव भीमराव अंबेडकर जी होगा। इसको आप लोग याद रख लीजिए दोस्तों। अब दूसरा सवाल है हु आर सुधराज, किन की रचना है। तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा भीमराव अंबेडकर की। देखिए अगर इसमें रचना का चैप्टर नंबर 1 से सवाल पूछा जाता है और इसमें केवल पूछा जाता है कि किसकी रचना है, तो इसमें मुख्य पॉइंट डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को दिया गया है, तो उसका आंसर वही हो जाएगा। ये ट्रिक है, ठीक है, तो इसको आप लोग याद रखिएगा, इससे आप लोग प्रश्न को बना सकते हैं। तीसरा नंबर दोस्तों सवाल है मानव मुक्ति के पुरोधा किसे कहा जाता है। तो दोस्तों मानव मुक्ति के पुरोधा जो है ऑप्शन नंबर सी भीमराव अंबेडकर जी को कहा जाता है। 4 नंबर दोस्तों सवाल है भारत में जाति प्रथा का मुख्य कारण क्या है। तो याद रखिएगा दोस्तों, भारत में जाति प्रथा का जो मुख्य कारण है वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बेरोजगारी। देखिए अगर किसी भी देश में किसी भी राज्य में बेरोजगारी ज़्यादा है तो याद रखिएगा वहाँ पे जातिवाद ज़्यादा होगा, हिंदू मुस्लिम ज़्यादा होगा, यह सब बहुत ज़्यादा होता है। जैसे उदाहरण के लिए बिहार में आप ले लीजिए, बिहार में देखिएगा तो बेरोजगारी काफ़ी ज़्यादा है। इसीलिए देखिएगा कि बिहार में जातिवाद ज़्यादा होता है। वह इस जाति का है, वह कुशवाहा है, वह यादव है, वह गुप्ता है, ठीक है, वह चमार जाति का है, और हिंदू है और मुस्लिम है। तो जहाँ बेरोजगारी ज़्यादा होगा वहाँ पे दोस्तों क्या होगा कि जातिवाद बहुत ज़्यादा होगा। इस बात को याद रखिएगा। इसीलिए बेरोजगारी का होना सबसे बड़ा खराब चीज़ है। ससुरा मार काट देखिएगा ज़्यादा भेदभाव बेरोजगारी में ही होता है। अगर किसी व्यक्ति के पास कोई भी काम नहीं है तो वो केवल बैठ कर गप सप करेगा, इधर से उधर झगड़ा लगाएगा, इस समुदाय में दंगा करेगा, उस समुदाय में दंगा करेगा, और किसी व्यक्ति के पास अपने काम के अलावा दूसरे चीज़ के पास टाइम ही नहीं है तो वो क्या बकवास करेगा मंगनी में, वो अपने काम में अझुराया रहेगा। तो जिसके पास बेरोजगारी होगा वह जातिवाद करबे करेगा, ठीक है। और दोस्तों ऑप्शन नंबर 5 है जाति प्रथा स्वाभाविक विभाजन नहीं है, क्यों। देखिए जाति प्रथा स्वाभाविक विभाजन नहीं है इसलिए क्योंकि ये रुचि पर आधारित नहीं होता है। कहने का मेरा मतलब है, मान के चलिए कोई ठाकुर जाति के लोग हैं तो दोस्तों उनको फिक्स कर दिया गया है कि वह हजामती ही करेंगे, वह दाढ़ी बनाएंगे, बाल काटेंगे। अगर मान के चलिए कि उस काम में उनका रुचि नहीं है तो दोस्तों वो तो आगे अपने जीवन में डेवलप नहीं कर पाएंगे, ज़्यादा पैसा नहीं कमा पाएंगे। 6 नंबर दोस्तों सवाल है श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है। तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी थे, याद रखिएगा। 7 नंबर दोस्तों क्वेश्चन है लेखक की दृष्टि में विडंबना की बात क्या है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए जातिवाद के पोषकों की कमी नहीं है, ठीक है, यही दोस्तों सही इसका आंसर हो जाएगा। यह जो क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6, यह बहुत ही ज़्यादा MBBI है, ठीक है, यह बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। हो सकता है कि आपके एग्जाम में यह इस साल पूछा जाए, तो इसको आप जरूर याद कर लीजिएगा। तो दोस्तों इसको समझिए, इसको भी याद कर लीजिएगा, ठीक है। 8 नंबर दोस्तों सवाल है लेखक की दृष्टि में आदर्श समाज कैसा होना चाहिए। तो याद रखिएगा दोस्तों ऑप्शन के हिसाब से देख लीजिए, जिसमें स्वतंत्रता, समता और भ्रातृत्व का भाव हो, जिसमें सभी धनी हो, जिसमें सभी पढ़े लिखे हो, जिसमें सभी स्वस्थ हो। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए जिसमें स्वतंत्रता, समता और भ्रातृत्व का भाव हो। कहने का मतलब आप जानते हैं कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है, डॉक्टर बाबा साहब जी है, यानी कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी है। और दोस्तों इनके नज़रिए में आदर्श समाज कैसा होना चाहिए, यानी कि ये किस समाज को आदर्श समाज मानते हैं। तो जिसमें स्वतंत्रता हो, जिसमें समता हो और जिसमें भ्रातृत्व का भाव हो, यानी कि सभी लोग स्वतंत्र रहे, सभी लोग को एक समान नज़रिए से देखा जाए और सभी लोग
भाई भाई के जैसे रहें। तो दोस्तों यह मानते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 9 नंबर दोस्तों सवाल है, लेखक बेरोजगारी का प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण किसे मानते हैं? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जाति प्रथा को। तो इसको भी याद रखिएगा। और दोस्तों 10 नंबर सवाल है, अंबेडकर की दृष्टि में यानी कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की दृष्टि में भाईचारे का वास्तविक रूप कैसा होता है? तो ऑप्शन देख लीजिए। ऑप्शन क्या क्या है? दूध और शक्कर के मिश्रण की तरह, दूध और पानी के मिश्रण की तरह, तिल और तंडुल के मिश्रण की तरह, पानी और नमक के मिश्रण की तरह। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दूध और पानी के मिश्रण की तरह। 11 नंबर दोस्तों आपका सवाल है, भारतीय संविधान के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका किसकी है? ऑप्शन देख लीजिए, भीमराव अंबेडकर जी की, ज्योतिबा फुले की, राजगोपालचारी जी की, महात्मा गांधी की। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भीमराव अंबेडकर जी की। तो इसका सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए। 12 नंबर दोस्तों सवाल है, सभ्य समाज की आवश्यकता क्या है? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, श्रम विभाजन। तो इसको आप लोग अच्छे से समझ गए। 13 नंबर दोस्तों सवाल है, निम्नलिखित रचनाओं में से कौन सी रचना डॉक्टर अंबेडकर की है? तो देख लीजिए ऑप्शन नंबर ए, द कास्ट इन इंडिया, द अनटचेबल्स यू आर दे, ऑप्शन नंबर सी, हु आर सुधराज, ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी। देखिए हम आपको जैसे कि बताया दोस्तों कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की जो जितनी भी रचना है वह ज़्यादातर अंग्रेजी में है। अगर आप इन तीनों दोस्तों रचना को देखिएगा तो ये ज़्यादातर क्या है, अंग्रेजी में लिखा हुआ है। देख लीजिए नाम से पता चल रहा है। तो यानी कि इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। तो ये ट्रिक है, बाकी आप लोग किताब में देख भी सकते हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अब दोस्तों 14 नंबर सवाल है, आधुनिक सभ्य समाज श्रम विभाजन को आवश्यक क्यों मानता है? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कार्य कुशलता के लिए। अगर आप किताब पढ़े होंगे तो आपको बहुत अच्छी से समझ में आ रही होगी। उम्मीद है कि आप लोग समझ पा रहे होंगे। और दोस्तों 15 नंबर दोस्तों सवाल है, श्रम विभाजन और जाति प्रथा पाठ बाबा साहेब के किस भाषण का संपादित अंश है, यानी कि किस भाषण से लिया गया है? जैसा कि हम आपको बताएं कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा जो चैप्टर है यह दोस्तों क्या है, इसको भाषण से लिया गया है, या आप इसको एक तरह से भाषण भी कह सकते हैं। और यह भाषण अंग्रेजी में था और इसको हिंदी में कौन अनुवाद किए हैं? तो दोस्तों ललाई सिंह यादव जी किए हैं। इस बात को भी याद रखिएगा। तो देख लीजिए, द कास्ट इन इंडिया, देयर मैकेनिज्म, यह भी नहीं है। जेनेसिस एंड डेवलपमेंट, यह भी नहीं है। एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो देख लीजिए 15 का सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर दोस्तों सी हो जाएगा। तो देखते चलिएगा, अच्छे से यह आपके एग्जाम में पूछ सकता है, इसलिए मैं आपको बताते चल रहा हूँ। ऑप्शन नंबर दोस्तों 16 है, प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करने के बाद अंबेडकर उच्चतर शिक्षा प्राप्त करने के लिए कहाँ चले गए? तो दोस्तों याद रखिएगा, वह चले गए न्यूयॉर्क में। ठीक है, कहाँ चले गए? न्यूयॉर्क में। 17 नंबर दोस्तों सवाल है, अंबेडकर के चिंतन व रचनात्मकता के लिए प्रेरक व्यक्ति कौन थे? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। बुद्ध, जो आप जानते हैं कि बुद्ध भगवान जी थे, यह भी दोस्तों अंबेडकर जी, इनसे काफ़ी ज़्यादा प्रेरणा मिली है अंबेडकर जी को। कबीर जी थे, इनसे भी अंबेडकर जी को काफ़ी ज़्यादा प्रेरणा मिली है। ठीक है, और ज्योतिबा फुले जी हैं, इनसे भी अंबेडकर जी को काफ़ी ज़्यादा प्रेरणा मिली है। तो याद रखिएगा, इनमें से सभी हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे। 18 नंबर दोस्तों सवाल है, जाति पाति तोड़क मंडल भाषण लाहौर में कब हुआ था? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1936 में। ठीक है, तो ये तो खैर हम पहले से टिक मार दिए हैं। 19 नंबर दोस्तों सवाल है, श्रम विभाजन और जाति प्रथा क्या है? तो याद रखिएगा दोस्तों, श्रम विभाजन और जाति प्रथा क्या है? यह एक निबंध है। देखिए, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट एक भाषण है, ठीक है, लेकिन श्रम विभाजन और जाति प्रथा क्या है दोस्तों? यह एक निबंध है। 20 नंबर दोस्तों सवाल है, अंबेडकर के भाषण एनिहिलेशन ऑफ कास्ट नहीं बोले थे, यह भाषण है भाई, को किसने हिंदी में रूपांतरण किया? तो याद रखिएगा, ललाई सिंह यादव, जैसे कि आप जानते हैं। 20 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, तो दोस्तों इसको तो आप समझ गए। अब चलिए हम आगे बढ़ते हैं। कुल मिलाकर दोस्तों इसमें देखिएगा तो 47 ऑब्जेक्टिव है। सभी को दोस्तों हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं, बहुत ही मजा आने वाला है। अब देखिए क्या है दोस्तों, 21 नंबर क्वेश्चन क्या है, अंबेडकर का जन्म किस परिवार में हुआ था? तो दलित परिवार में हुआ था, याद रखिएगा। 22 नंबर दोस्तों सवाल है, लेखक को इस युग में कहाँ पर विडंबना दिखाई दिया? तो याद रखिएगा दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जातिवाद में। जातिवाद में अगर आप कहानी को पढ़ेंगे तो आपको, कहानी नहीं है सॉरी, यह निबंध है, अगर आप इसको पढ़ेंगे तो आपको पता लग जाएगा कि जो लेखक है इनको जातिवाद में काफ़ी ज़्यादा विडंबना, काफ़ी ज़्यादा अंधविश्वास, विडंबना मतलब क्या होता है, अंधविश्वास दिख रही है, और यह सही भी बात है। तो इसमें पूछने वाली कोई भी बात नहीं है, बहुत आसान सा सवाल है। 23 नंबर दोस्तों सवाल है, डॉक्टर अंबेडकर के माता का नाम क्या था? तो याद रखिएगा दोस्तों, भीमाबाई। तो इसको दोस्तों आप समझ गए। ठीक है, 24 नंबर दोस्तों सवाल है, डॉक्टर अंबेडकर ने PhD की उपाधि कब धारण की?
तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 1916 में। तो यह भी सवाल हो सकता है कि आपके एग्जाम में पूछा जाए, लेकिन अभी तक नहीं पूछा गया है। 25 नंबर दोस्तों सवाल है, द कास्ट इन इंडिया देयर मैकेनिज्म किन की रचना है? तो आप जानते हैं साफ आसान है, भीमराव अम्बेडकर जी का है। आपको नाम से ये पता लग रहा होगा कि ससुरा अंग्रेजी में लग रहा है दिखने से, ठीक है, तो अंग्रेजी में इसका मतलब भीमराव अम्बेडकर जी का है, ठीक है। तो उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे। 26 नंबर दोस्तों सवाल है, आदर्श समाज स्वतंत्रता समानता भ्रातृत्व पर आधारित होगा किसने कहा? भीमराव अम्बेडकर जी ने कहा। 27 नंबर दोस्तों सवाल है, डॉट डॉट पेशे का दोषपूर्ण पूर्व निर्धारण करती है? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जाति प्रथा। जो जाति प्रथा या पेशे का दोषपूर्ण, ठीक है, पूर्व निर्धारण करती है। अब इसका मतलब क्या हुआ? देखिए जाति प्रथा में आप जानते हैं कि सभी लोग जाति के हिसाब से काम करते हैं। जैसे अगर कोई यादव है तो वह दूध दही दुहेंगे, भैंस चराएंगे। कोई व्यापारी है तो केवल व्यापार करेगा। व्यापारी मतलब क्या? गुप्ता जी लोग आप समझते होंगे, जिनको बनिया बोला जाता है। बड़ाई है तो केवल लकड़ी का काम करेगा। कुशवाहा है केवल खेती बाड़ी करेगा। तो इससे क्या होता है कि पेशे का दोषपूर्ण पूर्व निर्धारण हो जाता है। अगर मान के चलिए उस व्यक्ति को उस काम में रुचि ना हो कि नहीं भाई अगर हम पंडित है तो हमको मंत्र नहीं पढ़ाना है, शादी नहीं कराना है, हमको बिजनेस करना है, उसको बिजनेस में मन लग रहा है, तो जाति प्रथा में तो वैसा नहीं हो सकता है। तो फिर क्या हुआ कि पेशे का दोषपूर्ण पूर्व ही निर्धारण हो गया, पहले से निर्धारण हो गया है कि नहीं वह पंडित है तो क्या करेगा भाई? मंत्र पढ़ाएगा, शादी कराएगा। तो यह जाति प्रथा में सबसे बड़ा दिक्कत हो जाता है कि वह इस जाति का है तो वही काम करेगा, पेट में से ही निर्धारण हो जाता है। सॉरी दोस्तों लाइट चली गई है, तो फिलहाल हम क्या किए हैं कि मोबाइल के टॉर्च को ऑन करके हम आपको पढ़ा रहे हैं। तो कोई बात नहीं है, थोड़ा दिक्कत है तो उसके लिए क्षमा चाहते हैं। 28 नंबर दोस्तों सवाल है, जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का एक डॉट डॉट कारण बनी है? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि दोस्तों ए और बी दोनों। देखिए जाति प्रथा जो है भारत में बेरोजगारी का एक प्रत्यक्ष और प्रमुख कारण बनी है। और दोस्तों यह सही भी बात है, ठीक है। अगर आप किताब पढ़िएगा तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ज़्यादा मैं समझाऊंगा तो वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा। 29 नंबर दोस्तों सवाल है, मूक नायक क्या है? तो देखिए दोस्तों जो मूक नायक है यह दोस्तों क्या है? एक पत्रिका है। पहले ही हमने मार दिया यहाँ पे, क्या है? पत्रिका है। तो यह आपके एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा, यह आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है, यह आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। 30 नंबर दोस्तों सवाल क्या है, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की मृत्यु कब और कहाँ हुई थी? यह भी आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो दोस्तों 1956 में दिल्ली में हुआ था, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 31 नंबर दोस्तों सवाल है, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जन्म कब हुआ था? तो दोस्तों यह हुआ था 14 अप्रैल 1891 ईस्वी को महू के मध्य प्रदेश के महू जिले में, ठीक है, एक दलित परिवार में। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो इस बात को याद रखिएगा। यह दोस्तों MVBI है, यानी कि मोस्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हो सकता है कि आपके एग्जाम में पूछा जाए। 32 नंबर दोस्तों सवाल है, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जन्म कहाँ हुआ था? देख लीजिए मध्य प्रदेश के महू जिले में। महू क्या है? तो मध्य प्रदेश का एक जिला है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि यूपी में हुआ था, बिहार में हुआ था, नहीं भाई, मध्य प्रदेश के महू जिले में हुआ था। 33 नंबर दोस्तों सवाल है, डॉक्टर अंबेडकर ने किस पत्रिका का संपादन किया? तो याद रखिएगा दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बहिष्कृत भारत, ठीक है, यह एक पत्रिका है। तो यह आपके एग्जाम में नहीं पूछेगा, बेकार का सवाल है ससुरा। 34 नंबर दोस्तों सवाल है, भारतीय संविधान का निर्माता किसे कहा जाता है? तो यह आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है, हालांकि यह बहुत ज़्यादा इजी प्रश्न है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि भीमराव अम्बेडकर जी। तो उम्मीद है दोस्तों कि आप समझ गए होंगे। 35 नंबर दोस्तों सवाल है, डॉक्टर अम्बेडकर का वाङ्मय हिंदी के कितने खंडों में प्रकाशित हो चुकी है? तो याद रखिएगा दोस्तों यह हो चुकी है 21 खंडों में, यानी कि 21 खंडों में। तो उम्मीद है यानी कि इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, जैसे कि हमने पहले ही चीट लगा रखी है। अब चलिए दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं। 36 नंबर दोस्तों सवाल है, आधुनिक सभ्य समाज कार्य कुशलता के लिए किसे आवश्यक मानता है? श्रम विभाजन को मानता है। श्रम मतलब होता है काम, विभाजन मतलब होता है बांटना, ठीक है, तो इसको आप समझ गए। 37 नंबर दोस्तों सवाल है, डॉक्टर अंबेडकर के पिता का नाम क्या था? तो रामजी सकपाल, इसको आप लोग अच्छे से याद रखिएगा। 38 नंबर दोस्तों सवाल है, जाति प्रथा श्रम विभाजन के साथ साथ किसका रूप लिए हुए है? तो याद रखिएगा दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, श्रमिक विभाजन का। तो उम्मीद है दोस्तों कि आप इसको भी समझ गए होंगे। 39 नंबर दोस्तों सवाल है, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने किस प्रथा को आर्थिक पहलू से खतरनाक माना है? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जाति प्रथा का, ठीक है, बहुत ज़्यादा ससुरा खतरनाक है भाई, पूछने वाला बात थोड़ी है। 40 नंबर दोस्तों सवाल है, किनके प्रोत्साहन पर बाबा साहेब उच्चतर शिक्षा हेतु न्यूयॉर्क गए? तो ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन नंबर 1 काशी नरेश, बी पटियाला नरेश, सी बड़ौदा नरेश, डी दरभंगा नरेश। ठीक है, देखिए नाम क्या दिया है, दरभंगा नरेश।
गजब का भाई ऑप्शन है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बड़ौदा नरेश। ठीक है, देखिएगा कहानी, अगर इस चैप्टर को पढ़िएगा तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, बार बार कहानी कहा जा रहा है तो उसके लिए सॉरी। 41 नंबर, हालांकि यह क्या है, एक निबंध है और इसको कहाँ से लिया गया है, भाषण से लिया गया है। किस भाषण से, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट। यह अंग्रेजी में है, इसको हिंदी में रूपांतरित कौन किया है, तो ललई सिंह यादव की है। ठीक है, तो इसको आप याद रखिएगा। 41 नंबर दोस्तों सवाल है, आर्थिक पहलू से भी जाति प्रथा है। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हानिकारक। ठीक है, समझ गया। 42 नंबर दोस्तों सवाल है, सच्चे लोकतंत्र का पर्याय क्या है। यानी कि अगर कोई किसी देश में अगर सच्चा लोकतंत्र है तो उसका क्या उदाहरण है। ऑप्शन देख लीजिए, जाति प्रथा, सुशासन, भाईचारा, कानून व्यवस्था। ठीक है, तो जाति प्रथा तो बिल्कुल भी नहीं होगा, सुशासन यह भी नहीं होगा, कानून व्यवस्था, अगर कानून व्यवस्था रहे ही रहे लेकिन कानून का क्या हो कि दुरुपयोग हो, ठीक है, लोग आपस में मिलजुल के नहीं रहे तो फिर तो गलत बात है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा भाईचारा। लोकतंत्र मतलब भाईचारा रहे, भाईचारा रहेगा तो कानून भी अपने हिसाब से अच्छे से काम करेगा। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 43 नंबर दोस्तों सवाल है, बाबा साहेब द्वारा रचित पुस्तक है। तो देख लीजिए, ऑप्शन ए यह है, ऑप्शन बी यह है, ऑप्शन सी यह है, ऑप्शन डी यह है। तो देखिए ऑप्शन डी में हो जाएगा सभी। अब नाम भी नहीं पढ़ रहे हैं इसलिए ससुरा नाम है, ऐसा नहीं कि जीवे लेपटा जा रहा है, तो आप समझ सकते हैं मजबूरी भाई। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 44 नंबर दोस्तों सवाल है, श्रम विभाजन। देखिए अगर आप इसको याद कर लीजिएगा तो इससे हो सकता है कि आपके एग्जाम में प्रश्न आ सके। ठीक है, इसको याद कर लीजिए तो 3-4 सवाल इससे बन सकता है। ठीक है, अलग अलग निकाल के। 44 नंबर दोस्तों सवाल है, श्रम विभाजन और जाति प्रथा शीर्षक किनके द्वारा हिंदी में रूपांतरित है। तो ललई सिंह यादव, पूछने वाला बात थोड़े है भाई। 45 नंबर दोस्तों सवाल है, आधुनिक मनु कहा जाता है, कहा गया, आधुनिक मनु कहा गया है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अम्बेडकर जी को। ठीक है, 46 नंबर दोस्तों सवाल है, विडंबना का अर्थ क्या है। विडंबना का अर्थ क्या है भाई, तो आप उम्मीद है कि आप समझ रहे होंगे कि विडंबना का अर्थ क्या है, उपहास है। ठीक है, आपको सुनने में थोड़ा अजीब लग रहा होगा लेकिन जब आप किताब पढ़िएगा तो आपको सब अच्छे से समझ में आ जाएगा। समझ गया, विडंबना का अर्थ उपहास है, यानी कि अंधविश्वास है। ठीक है, थोड़ा सा प्रोफेशनल शब्द हो गया, वर्ड हो गया, तो कंफ्यूज मत होइएगा। 47 नंबर दोस्तों सवाल है, भारत की राष्ट्रीय क्षमता का पूर्ण विकास किस व्यवस्था में संभव है। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, समाजवादी व्यवस्था में। तो दोस्तों यहीं तक था, कुल मिलाकर 47 ऑब्जेक्टिव था इस क्या बोलते हैं चैप्टर में। अब कहानी फिर से भुला जाएगा तो फिर से सॉरी, कहानी नहीं है, ये एक निबंध है। इसको आप बार बार इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा क्या है, निबंध है। इसको कहाँ से लिया गया है, तो एनिहिलेशन ऑफ कास्ट से। एनिहिलेशन ऑफ कास्ट क्या है, भाषण है। किन्होंने दिया, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने दिया। एनिहिलेशन कास्ट को हिंदी में किसने रूपांतरित किया, तो ललई सिंह यादव ने किया। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जन्म कब हुआ था, 14 अप्रैल 1891 ईस्वी में हुआ था। कहाँ हुआ था, तो मध्य प्रदेश के महू जिले में। इनके माता का नाम भीमाबाई, पिताजी का नाम रामजी सकपाल। इनका जन्म किस परिवार में हुआ था, दलित परिवार में। तो यह सब दोस्तों प्रश्न है, उम्मीद है कि आप अच्छे से याद कर लीजिएगा। ठीक है, तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले किसी खास वीडियो में। उम्मीद है कि आपको वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी, बहुत समझ में आया होगा। अगर कहीं डाउट रह जाए तो कमेंट कर दीजिएगा। ठीक है, तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले किसी खास वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए भाई।